मेरा नाम हिलाल अहमद है और CSDS की जानिब से मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम यहाँ पर अतहर फ़ारूक़ी साहब की एक नई किताब जो कि उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में है, इसे कंपाइल्ड कहा जाना चाहिए, उस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस किताब का नाम है नुस्ख़ा-ए हफ़ीज़ुद्दीन अहमद। किताब के जो इंट्रोडक्शन है उसने अपने आप में एक बहुत दिलचस्प किस्म की बातचीत शुरू की है। इसे कंट्रोवर्सी नहीं कहना चाहिए और उस पर हम बात करेंगे। अतर भाई अभी रास्ते में हैं, महमूद साहब भी रास्ते में हैं, तो वो हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर किताब के तारुफ से पहले जो पैनल है उसका तारुफ करा दूँ। और आम तौर पर ये कहा जाता है नीड नो इंट्रोडक्शन। अब ये बहुत दिलचस्प बात है। इसका बड़ा अच्छा जवाब अभी थोड़े दिन पहले सुनील गावस्कर ने दिया, जब उनका वो एक हाल ही में एक उनके 75 ईयर्स पर एक किताब रिलीज हुई। तो जो जैसे मैं हूँ ऐसे ही एक साहब थे और उन्होंने ये कहा कि सुनील गावस्कर डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन एंड गावस्कर ऑब्जेक्टेड। उन्होंने कहा नहीं, आई डू नीड इंट्रोडक्शन because when I came after scoring 774 runs in my first series, I was introduced as one of the members who won the series in West Indies. तो मेरे 774 रन बेकार गए। उसके बाद विश्वनाथ got married to my sister, तो I became the brother-in-law of Vishwanath. So please, I achieved something. Please introduce myself. So taking that in consideration, मुझे ये ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मैं तारुफ, हालांकि सभी लोगों से आप वाकिफ होंगे, तो थोड़ा बहुत मैं तारुफ करा दूं। अतर साहब हमारे बीच में अभी आने वाले हैं, तो उनका गायबाना तारुफ यही है कि हम सभी उनको जानते हैं। उर्दू के मशहूर और मारूफ ट्रांसलेटर हैं, एनालिस्ट हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं और सबसे अहम चीज़ जो उनके बारे में जानी जाती है वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो उनको 2012 में मिला था उनकी किताब सन्स ऑफ बाबर का ट्रांसलेशन में। एक जर्नल निकलता है उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से, और सदफ उनके साथ हैं। उर्दू अदब नाम का जर्नल, उसके एडिटर भी। बहुत सारी उनकी किताबें हैं, उसकी फहरिस्त लंबी है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। स्वप्ना हमारे बीच में है। उसी तरह से मुझे लगता है कि उनका तारुफ भी वो भी किसी खास किस्म के तारुफ की मोहताज नहीं है। हिस्टोरियन है, ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें दिल्ली पर लिखी हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज़ जो उनके काम के बारे में है वो ये है कि वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को, यानी जो माजी था और जो चल रहा है, उसके बीच में एक रिश्ता कायम करती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस विषय पर, उस टॉपिक पर हमें कुछ रोशनी डालेंगी। सदफ हमारे बीच में है। सदफ जो है वो असिस्टेंट एडिटर हैं उर्दू अदब की, जो कि अंजुमन का तकरीबन 100 साल पुराना रिसाला है, 130 साल पुराना, 103 साल पुराना रिसाला है, मैगज़ीन है। और सदफ जो हैं वो मीर पर भी काम कर चुके हैं और जिक्र मीर पर आपने काम किया है। महमूद अभी रास्ते में है और वो रास्ता कितना लंबा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आधा घंटा पहले 15 मिनट था, अभी वो और रास्ते में है, तो उम्मीद है कि वो रास्ता जल्दी पूरा होगा। महमूद के बारे में वो लिखते हैं, परफॉर्मर हैं, दास्तान को ही उनके नाम से जुड़ी हुई है। उनकी मशहूर किताब है बीसीज्ड वॉइसेस फ्रॉम दिल्ली 1857। तो मेरे ख्याल से जब आएंगे तो ज़्यादा तारीफ कर दूंगा, तो अभी मैं यहीं रुकता हूँ। और किताब को सही तरीके से उसका तारुफ कराने के लिए मैं सदफ आपको बुलाता हूँ। शुक्रिया हिलाल साहब, और गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जो किताब हमारे सामने आप सबने देखी होगी, अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन दिल्लीज मॉन्यूमेंट्स, ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी किताब है, मुझे लगता है जब भी हम इस पे बात करेंगे तो अभी हिलाल साहब कह रहे थे कि मैं कंट्रोवर्सी का नाम नहीं दूंगा उसे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ ही कंट्रोवर्सी एक जुड़ी हुई है, और वो ये कि हफीजुद्दीन अहमद जिन्होंने इस किताब को लिखा, उनके साथ साथ संगीन बेग का भी नाम आएगा, जो इसके बाद जब सैरुल मनाजिल लिखी गई थी
1827-26, अभी उसकी डेट हम फिक्स नहीं कर पाए हैं कि उसे कब लिखा गया था। तो उनके राइटर का भी नाम आएगा, और उसके बाद जब आसारुस सनादीद पब्लिश होती है और उसके राइटर सैयद अहमद खां हैं, तो उनका भी जिक्र आएगा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जो कि इंडिविजुअल ना हो के तीन एराज को अपनी कंट्रोवर्सी में समेटती है। बुनियादी तौर पर इसके राइटर थे मौलवी हफीजुद्दीन अहमद। इनके बारे में मैं ज़रा तारुफ करा दूं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कि अंग्रेज़ों के ज़रिए से कायम किया गया था 1821 में, तो वहाँ पर ये मुंशी थे। इनके बाप भी वहाँ पर पढ़ाते थे। बल्कि अगर इनके ख़ानदान के बारे में, चूंकि अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़माने में जब वहाँ पे ये मुदर्रिस थे, तो जिस वक्त बहुत मशहूर रहे, और वक्त गुजरने के साथ साथ उतने ही मादूम हो गए, यानी कि उतना ही लोग इनके बारे में भूल गए। इन्होंने एक बहुत अहम किताब खिरद अफरोज का अयार दानिश का ट्रांसलेशन किया था खिरद अफरोज के नाम से। उसकी वजह से बस लोग इन्हें जानते, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि इन्होंने कोई ऐसी किताब लिखी है जो अब रिसर्च के बाद ये सामने आया है कि वो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पे पहली किताब है। अभी तक हम ये क्रेडिट दे रहे थे संगीन बेग को, उसके बाद ये क्रेडिट गया सर सैयद अहमद खां को, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ अब लोगों को ये मालूम हुआ है कि इसके दिल्ली के मॉन्यूमेंट पे सबसे पहले लिखने वाले मौलवी हफीजुद्दीन अहमद थे। तो हफीजुद्दीन अहमद के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं उस वक्त, जो कि उर्दू अदब में एक तरीका राइज था तस्करा लिखने का। तो उस टाइम पे जो तस्करे लिखे गए, करीमुद्दीन फैलन हैं, और करीमुद्दीन और फैलन दोनों ने मिलकर एक तस्करा लिखा था, तब तबकात शोराए हिंद। उसमें ये इनका इंट्रोडक्शन देते हैं कि इनके आबा व अजदाद अ, अरब से हिजरत करके दक्कन आए थे। एक टाइम था जब लोग हिजरत कर रहे थे और ख़ास तौर से दक्कन आ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में, जब दारुल सल्तनत दिल्ली से औरंगाबाद मुंतकिल किया जाता है, तो बहुत सारे सरदार थे, बहुत सारे तुर्की नस्ल लोग थे जो कि दक्कन शिफ्ट हो रहे थे। तो इनके आबा अजदाद का जो हमें पता चलता है वो यही है कि वो दक्कन में थे, 3-4 पुश्तें वहीं पे उनकी गुजरी हैं। और उसके बाद तकरीबन हफीजुद्दीन अहमद के परदादा के ज़माने में ये लोग बंगाल हिजरत कर कर बंगाल आ जाते हैं। यहाँ पर इनके ख़ानदान के बारे में जितना पता चलता है कि वो सूफियों का ख़ानदान था, रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी था। साथ ही साथ एक उनके जो बाप हैं हफीजुद्दीन अहमद के, हिलालुद्दीन अहमद, इनके बारे में जो डॉक्यूमेंटेड है चीज़ें, वो ये कि वो फोर्ट विलियम कॉलेज में मुदर्रिस थे। इन्हीं के साथ हफीजुद्दीन अहमद ने भी इन्हीं की परवरिश में अपनी तालीम मुकम्मल की और फोर्ट विलियम कॉलेज में वो भी पढ़ाने लगे। अब जॉन गिलक्रिस्ट भी वहीं पर थे, उन्होंने ये वहाँ पर पढ़ाते भी थे, और जॉन गिलक्रिस्ट ने उनसे ये कहा कि आप अबुल फजल, जो अकबर के ज़माने में थे, उनकी किताब, यानी उन्होंने भी, अबुल फजल ने भी, ये एक किताब थी कलीला और दिमना, उसका तर्जुमा किया था यार दानिश के नाम से, उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो हफीजुद्दीन अहमद ने ये काम तकरीबन 1805 ईस्वी में यार दानिश का उर्दू तर्जुमा किया खिरद अफरोज के नाम से। अच्छा, अब हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हफीजुद्दीन अहमद वो फोर्ट विलियम कॉलेज से दिल्ली आते हैं और मेटकफ के मुंशी बनते हैं। तो इसका जिक्र, चूंकि इसके बहुत ज़्यादा एविडेंस तो हमारे पास नहीं थे, लेकिन जब हमें पता खैरत अफरोज का जो उन्होंने तर्जुमा किया था, उसके साथ साथ चूंकि उस वक्त वो इतनी पॉपुलर थी कि हमें डॉक्यूमेंट में पता चलता है कि इसके कई एडिशंस निकले थे। उसको एक बार 1817 में भी उसका एडिशन आया, उसके बाद 1854 में भी उसका एडिशन आया, और इंग्लिस्तान में यानी कि ब्रिटेन में उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया। और उसके जो राइटर थे, ई वेस्ट विक उनका नाम था गालिबन, तो उन्होंने अपने प्रिफेस में लिखा कि हफीजुद्दीन अहमद अब कॉलेज छोड़कर दिल्ली चले गए हैं और वहाँ मेटकफ के मुंशी मुकर्रर हो गए। तो अब जब वो मेटकफ के मुंशी हो जाने के बाद जब वो दिल्ली आते हैं, और उनके बारे में जो भी सोर्सेज हैं उस वक्त के, वो ये हमें यही बताते हैं कि एक वक्त के बाद उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने अब जाहिर है उस वक्त हमारे, आई मीन,
जो सोर्सेज हैं उससे हमें ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की ख़ास तौर से मॉन्यूमेंट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। आगरा में भी ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह या फिर दूसरे लोग उस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल थे जो लिखवा रहे थे अपने स्टूडेंट से कि आप हिस्ट्री लिखिए, इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताइए। वो एक समर वर्क जो होता है, कोर्स वर्क, उस तरीके से दे रहे थे। तो हम ये कयास करते हैं कि मेटकफ ने उनसे कहा, क्योंकि जब संगीन बेग उसी किताब को और ज्यादा रिफर्बिश फॉर्म में लेकर आता है तो ये कहता है कि मेटकफ के हुक्म से ये किताब लिखी गई और उसके बाद विलियम फ्रेजर के हुक्म से। तो मेटकफ उनसे कुछ मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस जो उस पे लिखे हुए थे वो उसको हुक्म देते हैं कि उसको जमा किया जाए, उसको तैयार किया जाए। तो जाहिर है आप ये समझिए कि मुंशी हफीजुद्दीन जो उस वक्त मुंशी थे, मुंशी होना उस वक्त कोई इस तरीके से ऐब नहीं था जिस तरीके से आज या मतलब कुछ वक्त पहले तक हम इसे थोड़ा सा डेरोगेटरी कमेंट समझते थे कि क्या मुंशीगिरी कर रहे हैं आप। मुंशी होना उस वक्त तक एक बड़ा ओहदा था और वो आलिम फाजिल शख्स ही मुंशी के ओहदे पे तकर्रुर पाता था जिसकी मुआशरे में कोई, समाज में कोई अहमियत हो। तो ख़ानदानी एतबार से भी जाहिर है कि उस वक्त ख़ानदान को भी अहमियत दी जाती थी और मुआशरती एतबार से भी, इल्म व फजीलत के एतबार से भी। तो चूंकि वो एक मशहूर मारूफ शख्सियत है, वो अपने साथ जब ये किताब, ये नुस्खा जो हफीजुद्दीन अहमद का फारूकी साहब लेकर आए, तो इसके आखिर में जब आप देखेंगे जो तरकीमा होता है जिसमें ये डिटेल मिलती है कि किसने इस किताब को लिखा और किसने इस किताब को किताबत की, मुसन्निफ इसका कौन था, तो इसमें पता चलता है कि इस किताब के मुसन्निफ हफीजुद्दीन अहमद है और इसकी राइटिंग की है संगीन बेग ने। अब ये एक नया इंकशाफ था, एक नई रिसर्च थी, क्योंकि एक वक्त तक, अभी तक जो हमारे रिसर्चर्स ने जो हमें एविडेंस मिले थे उससे ये पता चल रहा था कि संगीन बेग ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस किताब दिल्ली के मॉन्यूमेंट से पहली बार कुछ लिखा था। तो इस फैक्ट को डिनाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि संगीन बेग ने ये किताब, हम कयास कर रहे हैं लेकिन कयास के बहुत सारे रीजंस हैं कि संगीन बेग ने किताब हफीजुद्दीन अहमद की किताब को ही थोड़ा बेटर फॉर्म में उस वक्त पेश किया। उसका रीजन ये है कि हफीजुद्दीन अहमद वेल नोन थे, उन वो एक मुंशी भी थे, एक आलिम भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो शायरी भी करते थे, लेकिन इसके एविडेंस नहीं मिले अभी कि वो शायर थे कि नहीं। लेकिन जब भी तस्करा निगार उनके बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वो शायरी करते थे और इसके अलावा उन्होंने तर्जुमा तो किया ही था। लेकिन संगीन बेग का जब भी आप जिक्र करेंगे या जब भी आप तारीख में उन्हें तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा उनका नाम एज अ कातिब आया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इस नुस्खे में, यानी कि नुस्खा हफीजुद्दीन में ही उनका नाम सिवाय कातिब के तौर पर नहीं आया है, बल्कि आप पटना लाइब्रेरी जो अब ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें कैटलॉग है मैंने उसका पर्शियन एंड अरबिक उर्दू मैन्युस्क्रिप्ट्स का, उसमें भी जब आप देखेंगे तो एक नुस्खा, एक नंबर है, रेफरेंस नंबर 1752, उसमें भी संगीन बेग का नाम बतौर कातिब आया है। दीवान वहशत उन्होंने 1808 में एक कातिब के तौर पर उसकी किताबत की थी, 1808 में दीवान वहशत। तो ये डिनाई करना कि वो कातिब नहीं थे और उन्होंने ही किताब जो है सैरुल मनाजिल, वो उसके एक्चुअल मुसन्निफ थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे पास जो एविडेंस मौजूद है उसको इग्नोर करना होगा। और उसका एक और रीजन भी है हमारे पास, जब आप ये नुस्खा यानी ये किताब देखते हैं अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, तो उसमें आपको जो चीजें नजर आती हैं, यानी जो इंस्क्रिप्शंस नजर आते हैं, उसकी मैं आपको एक लिस्ट बता दूं। और जब आप सैरुल मनाजिल देखेंगे जो कि इसी मौजू पे लिखी गई है और संगीन बेग से नाम से मारूफ है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन समझ में आ जाएगा कि ये किताब किसकी, कौन इसका एक्चुअल मुसन्निफ है। जैसे सबसे पहली जो हफीजुद्दीन अहमद की किताब है, ये जामा मस्जिद से शुरू होती है, यानी कि जामा मस्जिद पे जो इंस्क्रिप्शंस थे उनका उनका डिटेल वर्जन उस किताब में मौजूद है। जामा मस्जिद है, मस्जिद अकबराबादी है, जीनतुल मसाजिद है, सुनहरी मस्जिद है, रोशनुद्दौला मस्जिद है, दाया मस्जिद है, रोशनुद्दौला जफर खान की मस्जिद, सुनहरी मस्जिद का जिक्र है, काली मस्जिद जिसे आजकल हम लोग कला मस्जिद कहने लगे हैं, काली मस्जिद तुर्कमान दरवाजे के पास जो है उसका जिक्र है, काली मस्जिद, चूंकि 7 काली मस्जिदें हैं मारूफ है जो दिल्ली में, तो उनका जिक्र है, काजी की मस्जिद, दरीबा कला, आसार मुबारक, हजरत मंजिल, शाह आलम बादशाह, मोहम्मद शाह गाजी बादशाह, रोशनुद्दौला मस्जिद।
ये सब इंस्क्रिप्शन है जो इस किताब में मौजूद है, नुस्खा हफीजुद्दीन में। अच्छा, अभी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। लोहे की लाठ पे जो कतबा था वो भी मिलता है हमें नुस्खा हफीजुद्दीन में। दरवाजा रोशन चिराग दहली पे जो कतबा था वो भी मिलता है। लाट अशोका या फिरोज शाह, उस वक्त मुसन्निफ कंफ्यूज थे, तो वो उसका भी जिक्र है। निजामुद्दीन दरगाह का भी जिक्र है। काली मस्जिद जो कोटला निजामुद्दीन में है उसका भी जिक्र मिलता है। काली मस्जिद तुर्कमान दरवाजे पे है, उसका भी जिक्र मिलता है। कतबा मकबरा फिरोज शाह है। गुम्बद बुर्ज शहाबुद्दीन है। कतबा चाह मस्जिद मोट है। दरगाह यूसुफ कत्ताल है। नीली छतरी इमाम जामिन, दरवाजा कुतुब साहब, दरवाजा कुतुब, दरगाह कुतुब साहब, मस्जिद पुराना किला खारी बावली, मकबरा ईसा खां, खैरुल मनाजिल, दरगाह अमीर खुसरो, ताक अमीर खुसरो, बारापुला, सलीमगढ़ पुल, और अकबराबादी मस्जिद, जीनतुन्निसा बेगम, गाजिउद्दीन मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, कोतवाली। यानी कि ये तमाम डिस्क्रिप्शंस, जितने भी मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस के नाम बताए हैं, यही तमाम चीजें आपको नुस्खा संगीन बे की किताब में भी मिलती हैं। और जहां तक मैंने पढ़ा है, तो सिवाय 2 से 3 इंस्क्रिप्शंस के और कुछ भी अलग नहीं है उनकी किताब में। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि संगीन बेग इनके कातिब थे, जिन्होंने ये जो इस किताब के राइटर थे, संगीन बेग ने उनके लिए इस किताब की इसकी किताबत की थी। मतलब उसको उस पुराने जमाने में, चूंकि शाये करने का तो रिवाज नहीं था, किताबत की जाती थी, तो उन्होंने इसकी किताबत की थी। अच्छा, कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि संगीन बेग की किताब में, यानी कि सैरुल मनाजिल में, कुछ ऐसे भी कतबे हैं जो इसमें तो मौजूद नहीं है, यानी कि नुस्खा हफीजुद्दीन में नहीं है, लेकिन उनके वहाँ बहुत है। जैसे ख्वाजा बाकी बिल्लाह की मज़ार है, तो वहाँ उसके बहुत कतबे हैं। लेकिन जब आप संगीन बेग का सबसे पहला ड्राफ्ट यानी कि नुस्खा बर्लिन देखेंगे, तो नुस्खा बर्लिन वहीं पर ख़त्म हो जाती है जहाँ नुस्खा हफीजुद्दीन ख़त्म होता है। बस एक चीज़ जो आप सैरुल मनाजिल के बारे में कह सकते हैं, कि जैसे हफीजुद्दीन अहमद ने जो किताब लिखी उसमें वो बताते हैं कि जब हम तुर्कमान दरवाजे के पास से जाते हैं तो वहाँ एक कला मस्जिद है, यानी कि काली मस्जिद है। उसके बाद एक और मस्जिद आती है। लेकिन वो ये नहीं बताते जो कि संगीन बेग की किताब में है। संगीन बेग ये बताते हैं कि हाँ, जब आप तुर्कमान दरवाजे से अंदर जाएंगे तो एक मोचियों की गली आती है, एक अलग अलग गलियों के नाम बताएंगे। वहां पर जो अमीर रहा करते थे उनके बारे में भी डिटेल बताएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वो एक अहम चीज है जो संगीन बेग की किताब में मिलती है। लेकिन अगर ये कहना कि वो किताब यानी कि नुस्खा हफीजुद्दीन मुकम्मल तौर पर संगीन बेग की ही है, जो कि कमोबेश वही सारी चीजें संगीन बेग की किताब में है, तो मुझे लगता है इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि ये नुस्खा अव्वलीन, मतलब पहली बार हफीजुद्दीन ने तैयार किया। उसके बाद उसमें कुछ हज़्व इजाफे, कुछ चीजें बढ़ाकर उसको संगीन बेग ने अपनी अपनी तरफ से अपने आप को एज अ राइटर प्रोड्यूस किया उस वक्त में। अच्छा, ये 2 चीजें हैं जो संगीन बेग के, मतलब नुस्खा हफीजुद्दीन इस तरीके से संगीन बेग के साथ जुड़ा हुआ है कि वो उनके कातिब थे और उन्होंने ये नुस्खा हफीजुद्दीन ने लिखा है। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी सरसियत तक भी जाती है, और मुझे लगता है कि उसका एक सबब ये है, क्योंकि जब सर सैयद एज अ राइटर फेमस हो रहे थे, लेकिन उनका इब्तदाई रुझान मजहबियात की तरफ था। यानी उन्होंने जो कुछ भी रिसाले लिखे हैं, जो भी बातें की हैं, वो ज़्यादातर मजहब से रिलेटेड थी, या फिर उन मसाइल से रिलेटेड थी कि मुसलमानों को शियों के साथ कैसे रहना चाहिए, क्या मामलात हैं। तो मुकम्मल तौर पर वो मजहबी रिलेटेड, मजहब से रिलेटेड लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जाहिर है हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि उस वक्त अंग्रेज़ों की दिलचस्पी थी मॉन्यूमेंट्स में, वो काम करवा रहे थे। तो हम ये कयास करते हैं, और चूंकि इस कयास के हमारे पास बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं कि ये गलत भी नहीं हो सकता कि सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त किसी न किसी की फरमाइश पर आसार सनादीद लिखी। आसार सनादीद में भी यही सारी मॉन्यूमेंट इंस्क्रिप्शंस है, लेकिन मजीद डिटेल के साथ। वो सिर्फ शाहजहानाबाद तक नहीं है, उसमें आपको दिल्ली के तमाम कालका मंदिर हो गया, या फिर उसके अलावा आप महरौली की तरफ जाते हैं, और जितनी भी दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के बारे में उन्होंने बहुत तफसील से लिखा है। ये उस किताब की और उसकी अहमियत को बढ़ा देता है। लेकिन हमारा, बल्कि फारूकी साहब का इसरार है इस बात पर कि आखिर एक किताब जिसके
इंस्क्रिप्शंस, जिसके मॉन्यूमेंट्स पे जो कुछ लिखे हुए वो कतबे, उसको नकल करना जो इतना मुश्किल काम है, जो एक दिन, 1.5 साल, एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, उस वक्त उस पर इमारतों पर जो अरबी फारसी लिखी जा रही है, वो इतना मुश्किल काम हफीजुद्दीन अहमद खान ने 1.5 साल में मुकम्मल कर लिया। माफ कीजिएगा, आसार सर सैयद अहमद खान ने 1.5 साल में मुकम्मल कर लिया। तो ये करीने कयास नहीं है। मुमकिन है चूंकि उनकी अंग्रेजों से दोस्ती रही है, वो उस वक्त के मिजाज और माहौल से वाकिफ हो रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि आसान उर्दू जबान लिखनी चाहिए, उन्हें समझ में आ रहा था कि वो तारीख की तरफ अगर मुड़ते हैं, हो सकता है कि वो उनकी दिलचस्पी बाद में तारीख में और ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन इब्तदाई रुझान जो उनके हालात जिंदगी समझने के बाद हम सबको पता चलते हैं कि जो इब्तदाई रुझान था उसकी एक वजह वो माहौल हो सकता है जो उन्हें अंग्रेजों के साथ रहने के बाद समझ में आया कि उनकी ख्वाहिश है कि दिल्ली की मॉन्यूमेंट से बात की जाए। तो हम ये कयास करते हैं कि मुमकिन है कि सर सैयद अहमद खान ने ये तमाम कतबे, यानी ये तमाम इंस्क्रिप्शंस जो दिल्ली की इमारतों पर थे, उसको देखा होगा किसी किताब की सूरत में। वो किताब जो कि मेटकफ के पास भी थी, हो सकता है कि वो विलियम फ्रेजर के पास भी हो, और वो किसी तरीके से सर सैयद के पास पहुंची हो, उन्होंने वो देखा हो और उस इंस्क्रिप्शन से इस्तेफादा किया हो, उसके साथ उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं। तो लेकिन ये हुआ कि सर सैयद अहमद खान ने कभी अपनी किताब में या कभी भी अपने मुकदमे में इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैंने ऐसी कोई किताब कभी भी देखी थी। क्योंकि हमारे लिए ये हो सकता है कि आगे के वक्त में इसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे आए जो ये साबित करे कि सर सैयद का रुझान अपना तारीख की तरफ एक अलग, किसी अलग वजह से गया होगा। लेकिन अभी तक जो ये समझ में आता है वो यही कि उन्होंने दिल्ली की तारीख पर जब काम करना शुरू किया तो उनके पास हो सकता है कि नुस्खे सैरुल मनाजिल के मुसन्निफ यानी संगीन बेग का नुस्खा हो, जो और संगीन बेग जो कि कातिब हुआ करते थे हफीजुद्दीन के, उन्होंने इस किताब को अपने नाम से कुछ इजाफा करने के बाद शाया कर दी। तो ये बुनियादी तौर पर ये कंट्रोवर्सी है जो इसके साथ जुड़ी रहती है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि आपने देखा कि इस किताब में किस तरीके के इंस्क्रिप्शंस हैं, तो ये इस किताब की अहमियत को बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, और मिनोअन यानी जिस तरीके से इमारत पर कतबे लिखे गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से इस किताब में शाया भी किया गया है। जब आप चूंकि ये तो कॉपी है, लेकिन जब आप उस नुस्खे को देखेंगे तो उसमें उसी तरीके से सुर्ख फूल, और उसी तरीके से जिस तरीके तारीख को अगर वाजे करना है तो उसमें पत्तियां बनी हुई हैं, किस तरीके इंस्क्रिप्शन पे जिस तरीके से डिटेल्स दी गई थी, एज इट इज़ उसको नुस्खा हफीजुद्दीन ने वैसे ही नकल करवाया। तो मुझे लगता है कि इस किताब की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये भी एक पॉइंट है कि ये अपने आप में सबसे पहली किताब थी, तो हफीजुद्दीन अहमद को अब मुझे लगता है कि अब दोबारा से हफीजुद्दीन अहमद के मामलात के बारे में, हफीजुद्दीन अहमद ने उस वक्त जो काम किया, उस वक्त जो इतने मारूफ थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी शोहरत कम हो गई, वक्त के साथ साथ लोगों ने उनको भुला दिया, और कम से कम हम इस तौर पे तो बिल्कुल याद नहीं रखते कि उन्होंने दिल्ली की मॉन्यूमेंट्स पे कोई काम किया था। तो इस और जो तारीख जो चल रही है, जिस तारीख में सर सैयद को सबसे पहला अव्वलियत का सहरा दिया जाता था, और रिसर्च के बाद अब संगीन बे को दिया जाने लगा है, तो मुझे लगता है कि नई तरीके से रिसर्च की जानी चाहिए। और हफीजुद्दीन अहमद को इस सिलसिले में जिसके वो हकदार हैं, कम से कम मॉन्यूमेंट्स पे जो इंस्क्रिप्शंस थे उसको जमा करने का जो बड़ा काम उन्होंने किया था, उसको एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए। और इससे पहले कि मैं अगले स्पीकर के पास जाऊं, यहाँ जो सडफ ने कहा उसमें उसको थोड़ा सा अगर अलग तरीके से देखें तो बहुत दिलचस्प बातें हैं। इसमें 3 कैरेक्टर हमारे सामने आए हैं। पहले कैरेक्टर हैं हफीजुद्दीन अहमद, जो कि एक मुंशी हैं, और जो कि जो इमारतों पर इबारतें लिखी होती हैं, जो गुदा होता है, उसको उन्होंने कॉपी किया। और उसके बाद जो पेपर पे उतारने का काम था तो एक और शख्स ने किया, जिनका नाम, जो दूसरा कैरेक्टर हमारी स्टोरी में है, वो है संगीन बेग। तो संगीन बेग ने, वो उनके कातिब थे, यानी वो जिन चीजों को रिकॉर्ड किया गया था वो उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दी किताब की शक्ल में। वो किताब जो है वो सैरुल मनाजिर के नाम से उन्होंने अपने नाम से ही छापी। उसमें एक्नॉलेजमेंट जो है वो इस ये रेफरेंस का नहीं है। और तीसरा जो कैरेक्टर हमारे सामने आता है वो सर सैयद अहमद खान का आता है। तो इन तीनों कैरेक्टर्स की अगर बात मजमूई तौर पे करें
तो जो सवाल हमारे सामने उठता है वो बेसिकली दो तरह से आता है। एक तो ये कि जो सोर्स है, सोर्स की क्या अहमियत है। दूसरी बात जो कि अभी शायद हम आगे चलेंगे, और महमूद साहब ने एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर। महमूद साहब का सबसे आखिर में आएंगे क्योंकि ये आखिर में आए हैं, तो तो उन्होंने बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा है इसी दूसरे सवाल पर आते हुए कि आखिर कंक्लूजन जो थे, क्या वो कंक्लूजन पर भी असर डालती है कहानी। अगर हम किसी सोर्स की हिस्ट्री ट्रेस करें, उसके इतिहास में जाएं, तो क्या जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं इतिहास लिखने के लिए वो बदलेंगे। सदफ ने एक और बात कही सैयद अहमद खान के बारे में, और मुझे सीएम नईम का वो बड़ा मशहूर ऐसे याद आ गया। वो कंक्लूड बड़ा खूबसूरत करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक वक्त में सर सैयद का रुझान जो था वो हिस्ट्री लिखने में था, और कुछ वक्त के बाद में उनका रुझान हिस्ट्री बनाने में हो गया। तो वो हिस्ट्री बनाना और हिस्ट्री लिखना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस पूरी दिल्ली की कहानी में। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अंधेरा दिखाएं, रोशनी तो हम बहुत डाल लेते हैं। सुनाई दे रही है बस। थैंक यू हिलाल। मैं एक तो पहले माफी चाहूंगी कि मैं अंग्रेजी में ज्यादा बोलूंगी और हिंदुस्तानी में थोड़ा कम, क्योंकि इट्स जस्ट दैट आई एम अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। हाँ, तो ये बहुत it's a very interesting subject and I want to put a completely different twist on this. It is a question of what do we think of as a book. अगर आप मैंने हफीजुद्दीन का नुस्खा देखा नहीं है, बट जो मैंने इंट्रोडक्शन जो उर्दू वाला जो इंट्रोडक्शन है अतर साहब का, वो जब मैं पढ़ने लगी तो मैंने देखा कि what he says is that this is literally, it is a compilation of, it's in fact in 120 sheets, I think 120 sheets है ना, with dono side, on both sides it's written, it's 120 sheets of basically compiling inscriptions on monuments. तो वो किताब है कि it is a you know it's a compilation of, मेहनत उनने बहुत की है, क्योंकि जाके to actually write all these inscriptions is not a small feat. He has done it. Again, iska, I would like to talk a little bit about the context of how a text like this is produced also. And this is a period of what we who are studying colonial, British colonial history will recognize as a great project of colonial knowledge production. It is मुंशी, जो हम नाम बार बार यूज करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेजों ने वो मुंशी का जो इंस्टीट्यूशन है, that is basically people who are the many learned people in this country who then become reduced to producing knowledge for colonial purposes. They are doing this work. And I see Hafizuddin as somebody who is given this task of creating this body of knowledge about the monuments of Delhi. And the British, I would say, they are not motivated simply by the desire to know India's history or Delhi's history. They're also very interested in knowing the historical background of many monuments, many historic buildings, with a view to कि इसमें कौन सी चीज can be taken over as public property. It's an important, in fact, I had something to do with the one of the translations of Sairul Manazil into English, and I realized from the kind of from the historical context as well as what Sangin Beg writes, that this is something that is being done at a time when the British are trying to appropriate a lot of Waqf properties, lots of Nazul and Lavaris, and so they want to know क्या history है इनकी, क्या history है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी है और हम अब रूल कर रहे हैं तो हम ले लेंगे इसको. So that is the aim behind this, of the first compilation,
which is done under Charles Metcalfe is the person who was at this time in charge. Fraser was his deputy at this time. So there's not a lot of time difference between Hafizuddin and Sangin Beg Sairul Manazil. And I have a feeling that what happens is this is part of the same project which the British administration in Delhi is embarked on to get information about Delhi's buildings. There is this preliminary work is done by one man who does all this compilation of all the inscriptions. Then you have Sangin Beg, and probably he's told कि ये inscriptions तो जमा हो गए, पर इनकी जो हिस्ट्री है बिल्डिंग्स की, कौन कहाँ है, किसने बनवाई, वो थोड़ा सिर्फ इंस्क्रिप्शन से सेल्फ एविडेंट ऑफन नहीं है, आप थोड़ा सा और काम कीजिए इसके ऊपर. So he takes this and he does this for them. These are not meant to be books in the traditional sense, even though Sairul Manazil then takes on this because it becomes a, as we can see from the various written versions of this book, that it becomes by multiple copies. It takes the shape of a manuscript book, and the book also, and typically with manuscript books, what happens is each copy differs a little bit from the next, because every new copy that is written, उसमें कई में और ऐड कर दी जाती है, जैसे सदफ ने उसको डिस्क्राइब किया है. Sir Sayyad's book is very different in one way. So what I'm saying is, it is quite likely that Hafizuddin Ahmad does this work on the inscriptions, and then Sangin Beg is told to take that work further, and he does it in this way. Sir Sayyad, by the way, C.M. Naeem wrote a very scholarly article on Sir Sayyad's Asar-us-Sanadid. Right. So there it is very interesting, because Sir Sayyad is writing at a time when the lithographic press and printing is well established and is taking off. And in fact, Sir Sayyad has a connection to a press also, which his brother used to run for a while. So he is clearly thinking of a book for wider public consumption. His work is not commissioned by, as far as we can tell, not commissioned by any particular official, though, what used to happen was that he was at that time a munsif in Delhi, and he, as was common, he thanks, officials, etc., who have patronized him, etc. But I think we should not go beyond that. His book, it is debatable. He could have seen some of, or somebody write older inscriptions, but he also, the inscriptions form a small part of Asar-us-Sanadid. They are not the book. The book is much, much, much bigger than the inscriptions. Our inscriptions there's another, interesting thing. In fact, he then goes, and I'm not denying that he may have seen an earlier book. He may have seen an earlier compilation and used some of that. Second book, the second edition of Asar-us-Sanadid, the first edition comes out in 1847, the second one comes out in 1854. And the second edition, in fact, has a very interesting thing. It shows a lot of these inscriptions in their actual form as they appear on the building itself. So that is a very interesting thing. I'm not sure whether, so this is the actual, is this the actual Nuskha of Hafizuddin? These are the actual ones, right? So for instance, like this is what Hafizuddin Ahmad does is that when he writes these are stylized. This is not an actual image. It's supposed to be, to depict the inscription on the on the Qutub Jama Masjid mihrabs, but it is not really literally that. Okay, but the style is the style this? This is nast. हाँ नहीं, but ये जो फूल बने हुए इसी तरह से बने, हाँ, बहुत सी जगहों पे inscriptions actual में जो बने हैं उसको भी कॉपी किया,
अच्छा अच्छा, वो इसमें नहीं ऐड किया, ये उसमें ये पूरा नुस्खा नहीं है। नुस्खा है लेकिन तस्वीर वो पूरी नहीं है। अच्छा, तस्वीरें इसमें नहीं है। ओके ओके, अच्छा, बिकॉज सर सैयद डज समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज व्हाट ही डज इज कि वो एक्चुअल जो बिल्डिंग पे जिस तरह से वो दिखता है उसको like literally it is copied as it is. If particularly if you look at the 1854 edition, उसमें जो inscriptions हैं वो, but anyway they are much less than what we have in he so one of the questions that CM Naeem has raised is that if Sir Syed was relying on something like even Sangin Beg's book, why did he not add more inscriptions than he did? But anyway, I will now move on to it. नहीं, उससे आगे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं अगर ऐसा नहीं है। Thank you very much. जी जरूर, थैंक यू। अतर साहब खुद यहाँ नहीं है, उन्होंने शोशा छोड़ के वो खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। लेकिन जैसा आप सदफ ने बहुत खूबसूरती से समझाया और आपने उसको फिर वाजे किया, यहाँ दो मामले हैं। एक तो ये कि हफीजुद्दीन की जो नुस्खा है उसका इवेंचुअली इनडायरेक्टली क्या रोल है सर सैयद के आसारुस सनादीद में, क्योंकि आसारुस सनादीद बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है 19th सेंचुरी में, न सिर्फ उर्दू के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तान दिल्ली के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी। उस पाए का एक कह सकते हैं आप एथनोग्राफिक, एपिग्राफिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल डॉक्यूमेंट किसी और शहर के लिए या किसी और रीजन के लिए उतना तफसील में हमको नहीं मिलता है जो आसारुस सनादीद में सर सैयद ने पैदा किया। तो हफीजुद्दीन के नुस्खे की दो बातें निकलती हैं। एक तो ये कि सर सैयद की जो किताब आसारुस सनादीद थी उसमें हफीजुद्दीन का कितना रोल है, और ज़ाती तौर पे सर सैयद ने उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया। इससे सर सैयद के किरदार के ऊपर सवालात उठाया, एक ये एजेंडा है, ठीक है। उस सवाल के जरिए बाकी पूरी अलीगढ़ के हिस्टोरिकल ट्रेडिशन पे सवाल उठाना, ये JNU वालों का दूसरा एजेंडा है जो अतर साहब ने इसमें डाला है कि अलीगढ़ के इतने सारे हिस्टोरियंस आए और इख्तिदार साहब और इरफान साहब, और सब ने, किसी ने नहीं कभी आज तक कहा कि सर सैयद ने जो है वो मिर्जा संगीन बेग से लिया था और किसी ने नहीं लिया था। तो ये दोनों उनके सहाफती एजेंडा हैं, तो उसको मैं अभी बरतरफ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ना JNU से कोई ताल्लुक है, ना अलीगढ़ से कोई ताल्लुक है, ना ही वैसे मेरा कोई सर सैयद से ताल्लुक है। तो दूसरी, लेकिन हफीजुद्दीन का जो नुस्खा है उसकी अपनी अहमियत है। तो इसमें ये बात जो अभी स्वप्ना ने कही वो बहुत अहम है, कि बात यह है सबसे ज्यादा कि जो बात जो जमा की जा रही, जो भी चीज पब्लिश की जा रही है, वो किस मंशा से की जा रही है, उसका इरादा क्या है और वो किस लिए कर रहे हैं। सर सैयद तो प्रिंट आने के बाद अपनी किताबें लिख रहे हैं, उनके एजेंडा पे मैं आऊंगा। मिर्जा संगीन बेग का क्या एजेंडा, हफीजुद्दीन किस लिए कर रहे हैं। तो हफीजुद्दीन कलकत्ता में रह के आए हैं, गिलक्रिस्ट साहिबान, आलीशान अंग्रेजान जैसा उनको मुखातिब किया जाता है उन किताबों में। तो वो गिलक्रिस्ट के पास रह के आए हैं, गिलक्रिस्ट से जो भी गिलक्रिस्ट की समझ थी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान जिस पे उन्होंने लिखा है, हिंदी है, उर्दू है, हिंदू है, मुसलमान, उन चीज़ों से गुजर के वो मेटकाफ के पास आए हैं। मेटकाफ के पास आने के बाद से, जो ऐसा इन्होंने भी कहा, उस वक्त इस तरह की और चीज़ें वहाँ पे दिल्ली में हो ही रही हैं। स्किनर्स का जो एल्बम है बड़ा मशहूर तशरीहुल अक़वाम का, वो उस वक्त लिखा जा रहा है, जिसमें तमाम हिंदुस्तान की अलग अलग किस तरह की, दिल्ली के आसपास किस किस तरह के अलग प्रोफेशनल लोग हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या डिस्क्रिप्शन है। तो वो एल्बम वो तैयार हो ही रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये उसी का एक हिस्सा है। मतलब जो ज़माने में जो अंग्रेज़ जो समझ रहे हैं और डिपिक्ट कर रहे हैं अपनी एक तरह से ऑडियंस जो भी उसकी है अपनी विद इन जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है और जो इंग्लैंड में जो लोग हैं उनके लिए, जैसा मैंने लिखा, मेटकाफ की बेटी ने किताब भी लिखी, एमिली बेली ने, उस जमाने में हिंदुस्तान और दिल्ली के ऊपर। तो हफीजुद्दीन साहब वहाँ थे। हफीजुद्दीन साहब शायर हैं। हफीजुद्दीन साहब का ये जो अयाद दानिश का जो उन्होंने खिरद अफरोज तर्जुमा किया, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत पेश किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत जो भी किताबें पेश की गईं, हालांकि सदीकुर रहमान किदवाई साहब ने ये लिखा है कि मेन स्ट्रीम उर्दू हिंदी रिवायत से वो काफ़ी दूर था, लेकिन वो किताबें रिपब्लिश होती चली गईं क्योंकि वो कोर्स और वो किताबें दरअसल अंग्रेज़ अफसरों को ट्रेनिंग के लिए तैयार की जाती थी। और यही वजह रही कि मीर अमन दहलवी का जो बागो बहार था या किस्से चहार दरवेश था, वो दास्तानों का सबसे बड़ा टेक्स्ट बन गया।
क्योंकि वो अंग्रेजों ने निकाला, अंग्रेजों ने पेश किया, अंग्रेजों के लिए लिखा गया, तो वो ही बन गया जो दास्तान थी। बाकी दास्तान अमीर हमजा से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो दास्तान के और किस्सों के नाम पे दास्तान ये चहार दरवेश ही पढ़ाई जाती रही। तो उसका रीप्रिंट होना बार बार इसलिए नहीं था कि वो हिंदुस्तान में बहुत मकबूल थी, बल्कि इसलिए कि जो अंग्रेज आते थे वो सरकारी किताब थी, तो सरकारी किताब होने की वजह से बार बार रीप्रिंट होती थी। और सरकारी किताब का आज भी यही दस्तूर है, जो सरकार में पहुंचती है किताब वो बार बार रीप्रिंट होती है। तो मुंशी हफीजुद्दीन ने उसके अलावा क्या जो काम किया, शायरी थी और उनका, लेकिन जो मुकाम हमारे अपने उसमें क्या था, ये बात अभी हमको उसके बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं है, बहुत ज्यादा उनका तस्करा नहीं है। मुंशी करीमुद्दीन का और फैलन का जो तस्करा है, जो बहुत मेरा ख्याल है सबसे बड़ा तस्करा है उस जमाने का, शायद उसमें 1200 के करीब एंट्रीज हैं जहां तक मुझे याद है। बहुत ही बड़ा काम था वो 19वीं सेंचुरी के शायरों के सबकी तफसीलात जमा करना, उसमें उनकी जगह मिलती है, बाकी उनका और तस्करा नहीं मिलता। फोर्ट विलियम के और जो लोग थे, काजिम अली जवान, मजहर अली विला, मुंशी लल्लू लाल कब, ये लोग कहीं और कहीं ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी, कहीं ज्यादा इनका चर्चा है, और कहीं ज्यादा एक तरह से ये हम हफीजुद्दीन साहब का और काम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कहीं ज्यादा काबिल लोग थे जिनकी बड़ी अपनी भी इस्तेदाद थी, किस्सा गो थे, शायर थे, मुतरज्जिम थे, बहुत तरह का काम उन्होंने किया। लल्लू लाल का भी तो शायर से बात है, उन्होंने तो एक तरह से खड़ी बोली हिंदी को ईजाद किया गिलक्रिस्ट के साथ। अब ये बात कि ये हफीजुद्दीन साहब का नुस्खा और सर सैयद का जो ताल्लुक है उस पे, तो सर सैयद शुरू में, जैसा स्वप्ना ने भी कहा और जैसा इन्होंने कोट किया, कि वो हिस्ट्री राइटिंग में बहुत इंटरेस्टेड थे, क्योंकि सर सैयद का दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक था। दिल्ली कॉलेज में सर सैयद भी थे, दिल्ली कॉलेज से हाली का भी ताल्लुक था, डिप्टी नज़ीर अहमद का भी ताल्लुक था, दिल्ली कॉलेज से मुंशी ज़काउल्लाह का भी ताल्लुक था। बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो लोग सब उससे एक्सपोज थे, और इन सब लोगों का हिस्ट्री से कुछ ना कुछ इलाका रहा है। ये सब लोग जो हैं वो तारीख के मैदान में आए, तारीख को इन्होंने जदीद तौर पर लिखने की कोशिश की, तारीख को समझने की कोशिश की। हाली ने तो पहली बायोग्राफी लिखी सर सैयद की, एक तरह से अपना मॉडर्न बायोग्राफी, गालिब की पहली किताब हाली ने लिखी। तो ये सब लोग एक तरह से एक जो जदीद मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री राइटिंग की थी, जो अंग्रेजों के तवस्सुत से दिल्ली कॉलेज से हम तक पहुंच रही थी, उन सब से इन लोगों का इलाका था और वो लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो सर सैयद शुरू में तारीख ही लिख रहे थे और तारीख की बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। मजहबी सवालात पे उन्होंने थोड़ा बहुत किया था शुरू में, जैसा उस जमाने में दिल्ली के, जिसको कहना चाहिए ज़ाइटगाइस्ट में था, वो हर आदमी चलते फिरते कुछ ना कुछ शिया सुन्नी पे तबसरा कर ही देता था। तो गालिब ने भी किया था। उस जमाने में बड़ी मशहूर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इम्तिनाए नज़ीर की कंट्रोवर्सी, की भाई द क्वेश्चन, बहुत बड़े बहसें इसमें होती थी कि इज अल्लाह केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अनदर मोहम्मद और नॉट। सवाल ये था कि खुदा के बस में है कि नहीं वो मोहम्मद को, ऐसा मोहम्मद दोबारा पेश कर सकते हैं कि नहीं। तो बरेलवी और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद बहुत खास हैं और दोबारा दूसरा मोहम्मद बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह जिसको चाहे जितनी बार चाहे मोहम्मद बना सकता है। और इसके मजीद अगर आपको जाना है तो पाकिस्तान में और इधर उधर खून की नदियां इस पे बहती हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये सवाल, मजहबी सवाल उस जमाने, तो असलियत के रुझान एक तरह से एक ज़ाइटगाइस्ट के तौर पे था। बाद में फिर वो उन्होंने हिस्ट्री के तारीख का मैदान छोड़कर वो फिर मजहब और समाज सुधार और उसकी तरफ गए। तो उसके बाद से उन्होंने 18 असबाब बगावत हिंद के बाद से शायद कोई तारीख की किताब ऐसा सच नहीं लिखी, जहां तक मुझे याद पड़ता है उनके बारे में। मुंशी हफीजुद्दीन के हालात के बारे में थोड़ा तुमने काम किया है, शायद निखिल ने, वो थोड़ा इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि और उनके बारे में थोड़ी मालूमात इन्हें हासिल हुई हैं थोड़े रिसर्च करके। लेकिन किताब अपने आप में अहम है, किताब कहें ना कहें, लेकिन अब किताब अब छप गई है तो किताब है ही है जिसको कहना चाहिए। तो वो चूंकि छप गई तो वो किताब अहम है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो हमारे सामने डिटेल्स, बहुत से मॉन्यूमेंट्स आज गायब हो गए हैं जो इसमें हैं, इसमें से बहुत सी चीज़ें मिर्ज़ा संगीन बेग की सैरुल मनाजिल में भी हैं और बहुत सी चीज़ें सर सैयद की किताब में भी हैं। लेकिन ये एक तरह से पहला टेक्स्ट है जिसने ये क्रिएट किया। और टेक्स्ट ऑब्वियसली, जैसा टेक्स्ट बहुत तरह के होते हैं, तो ये भी एक टेक्स्ट है जो उन्होंने बनाया है। और अब वो हमें उसको मानना पड़ेगा, और जैसे ये कह रही थी, हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि पहला काम इस सिलसिले में जो मॉडर्न नुक्ता निगाह से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एपिग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो उसको हम मुंशी हफीजुद्दीन को ही उसका हम मानेंगे जो पायनियर वर्क है। रहा सवाल इस बात का कि सैयद अहमद खान ने इस बात को क्यों एक्नॉलेज नहीं किया कि उन्होंने संगीन बेग से लिया था या उन्होंने सैरुल मनाजिल से लिया था, तो मेरा ख्याल है अभी जब तक हम हर इंस्क्रिप्शन का टेक्स्ट बाय टेक्स्ट कंपैरिजन नहीं कर लेते हैं,
कि कितना इनके इन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स देखे हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा है और सर सैयद ने ठीक उसी मॉन्यूमेंट के बारे में क्या लिखा है, और वो सारे का हम एक तरह से टैबुलेट नहीं करते जो मैंने अभी नहीं किया है, तो ये कहना मुश्किल है कि सर सैयद ने कितना इनसे लिया है और इनसे क्या 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 लिया है। और जैसा स्वप्ना कह रही थी, सैयद सैयद की किताब कहीं ज़्यादा वसी है, और ज़्यादा बड़ी है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, दिल्ली की अपनी तारीखी शख्सियात हैं, दिल्ली के संगीतकार हैं, दिल्ली के सूफ़ी हैं, दिल्ली के आलिम हैं, दिल्ली की और हस्तियां हैं। तो सर सैयद का जो नज़रिया और जो काम था वो एक तरह से अभी भी मेरा ख्याल है वो यूनिक है, जिस तरह से उन्होंने शहर को देखा समझा, जितनी तरह की चीज़ों का अहाता किया है, वो बहुत मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो शहर को लेके आगे बढ़े हैं। उनके काम में जो 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 मसाइल हैं वो उसका तो नईम साहब उसको पहले भी पेश कर चुके हैं। सहबाई का कितना रोल था उसको लिखने में, जो फारसी आमेज उनकी ज़बान थी, बाद में जो उन्होंने उसको बदला, और उन्होंने किस तरह से फिर जो है एक तरह से पहले वाले में जो उनका मोड ऑफ एड्रेस बहुत सी फिगर्स के लिए वो बड़ा रिवायती है और बड़े ऊंचे अलकाब से उन्हें याद करते हैं, फिर बाद में थोड़ा उन्होंने उसको बदला है, और बाद में तो फिर सर सैयद का भी बड़ा एवोल्यूशन रहा, मतलब वो आगे जर अपना 60s में 70s में 80s में उनकी चीज़ें देखने का नज़रिया वक्त के साथ काफ़ी बदला। अब उसके पीछे जो भी उनका एजेंडा रहा हो वो अलग बहस है, तो उसमें तो अब हम अभी क्या जा सकते हैं। मगर हफीजुद्दीन साहब के बारे में थोड़ी रोशनी निखिल को भी डालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ख़ास वही हैं हमारे दरमियान जो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। जी, एक दो बातें मैं कहना चाहता हूँ उसके अलावा, कि भाई एक तो ये कि ये सदफ फातिमा साहबा ने बहुत अच्छा तर्जुमा किया है मीर के लतीफ़ों का अंग्रेज़ी में और उर्दू में। मीर के जो 72 लतीफ़े ज़िक्र मीर के आखिर में हैं, जो ज़िक्र मीर के साथ छापे नहीं गए कभी, ना उर्दू में ना अंग्रेज़ी में, 52 सॉरी, हाँ 52 तो वो लतीफ़े बहुत कमाल के हैं, क्योंकि उसमें कुछ तो बहुत जिसको कहना चाहिए हम नॉन वेज हैं, और जो नॉन वेज नहीं भी हैं उनमें भी बड़े कमाल की चीज़ें हैं, और बहुत शहर को चीज़ों को देखने का बड़ा उसमें दिलचस्प नुक्ता नज़र है। वो कैसे जहाँ आरा के जो मुल्ला हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं, वो किस तरह की गुफ्तगू जहाँ आरा से कर सकते हैं या कर सकते रहे होंगे, जो कम अज़ कम मीर के ज़माने में लोग समझते हैं कि जायज़ है या रवा है। या अब्दुल रहमान दहरिया जो गोरखपुर के थे, और वो वहाँ दिल्ली कैसे पहुँच गए, वो तो कलकत्ता भी गए थे, उन्होंने ग्रीक भी पढ़ी थी, और उन्होंने न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका ओरिजिनल में पढ़ी थी लैटिन में, और वो उनका इन्हीं मुल्ला के साथ किस तरह से आपस में गुफ्तगू होती है मस्जिद के बाहर। वो कहते हैं कुछ कि अरे मुल्ला साहब से कि तुम यहाँ हो, मैंने सोचा था गधे ही यहाँ आते हैं, मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ कहा कि मैं तो समझता सिर्फ गधे यहाँ आते हैं मस्जिद में। तो मुल्ला साहब ने जवाब दिया, और दहरिया साहब क्या पता तुम्हारी सारी जो इतिकाद अकीदे हैं वो ऐसी गलत साबित हों तो तुम क्या करोगे। तो मेरा कहने का मतलब बड़े दिलचस्प लतीफ़े हैं, उसका इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू दोनों में बहुत उम्दा तर्जुमा किया है, एंड शी इज वंडरफुल, शी डिजर्व्स अ गुड गुड हैंड फॉर दैट, लवली थिंग। जी शुक्रिया। मैं थोड़ा अनस्ट्रक्चर हूँ क्योंकि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बट इसका बैकग्राउंड ये है कि चार्ल्स मेटकाफ arrives in Calcutta on the first day of the 19th century, and he is the first student of Fort William College. Fort William College में कई मुंशी थे। मुंशी हिलालुद्दीन जो हफीजुद्दीन के फादर हैं, वो एक सब ऑर्डिनेट मुंशी हैं, उनको 40 रुपए की तनख्वाह मिलती है। और मेटकाफ 1801 कंप्लीटली 6 महीने के करीब वो फोर्ट विलियम में रहते हैं, बट मुंशी हिलालुद्दीन को वो एक अपना पर्सनल मुंशी भी रखते हैं कि वो घर में आके उनको पढ़ा सके। उसके बाद ही लीव्स, ही गोज टू सिंधिया, वहाँ पे कुछ समय काम करते हैं। हिलालुद्दीन साहब 1805 तक फोर्ट विलियम में होते हैं, बट 1805 में उनको ब्राइबरी का एक्यूजेशन में निकाल दिया जाता है। अराउंड 1803 हफीजुद्दीन को फोर्ट विलियम में मोस्ट प्रॉब्ली एज अ मुंशी नहीं रखते हैं, बट एज अ ट्रांसलेटर रखते हैं। इसका क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मुंशीज के लिस्ट में हफीजुद्दीन का नाम नहीं आता है। और उनको शायद अयार दानिश का ट्रांसलेशन का काम मिलता है। 1805 तक वो काम कर रहे होते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होता है। ये छपती है 1815 में, जो कि थॉमस रीबक करके एक हैं साहब,
जिन्होंने बुरहान काती का भी छापा था एडिट करके, जिसके खिलाफ गालिब ने काती बुरहान लिखा था। तो उन्होंने 1815 में छापा और ये फोर्ट विलियम में एज अ टेक्स्ट पढ़ाया जाता है ये किताब। अब 1805 के आसपास मेटकाफ जो है वो होलकर से नेगोशिएट कर रहे हैं आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर। और उनके एक फ्रेंड हैं कैलकाटा में, जॉन शेरर करके, जो बाद में अकाउंटेंट जनरल बनते हैं इंडिया के। उनको लिखते हैं कि तुम मुझे हफीजुद्दीन को भेज दो, क्योंकि आई थिंक आई नीड द नुआंस ऑफ लैंग्वेज जो यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे लोग पर्शियन बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। सो आई नीड अ मुंशी हु अंडरस्टैंड्स दिस, so that Hilaluddin is also supported and I can engage Hafizuddin. Hafizuddin arrives in Metcalfe's company around the end of 1805 और 1806 में वो होलकर से negotiate करके खत्म होता है. Then he goes to negotiate with Ranjit Singh. From about 1805 end to 1818, Hafizuddin remains with him completely. और इस बीच में वो Metcalfe becomes very important. He is assistant resident to Archibald Seton, along with William Fraser. In 1811, he is appointed the resident of Delhi. और हफीजुद्दीन के साथ रहते हैं completely. इसमें point ये है, and I'll go out on a limb to say, कि हफीजुद्दीन ने ये नहीं लिखा है, because he is a very busy man. Metcalfe is working from the morning till the evening, and we know this because there are a lot of details around this. The Marathas are spying on him. Everybody is spying on him, and there are details about it. That he starts in the morning, goes in the evening. He's living in Shalimar Bagh at that time. वहाँ पे कुछ अंग्रेजों ने घर बनाया था अपना. तो he doesn't live here. शाम में वो 6 किलोमीटर घोड़े पे जाते हैं. तो and Hafizuddin is completely with him throughout this period till 1818. ये किताब, ये manuscript 1817 में आती है. So most probably Hafizuddin funds this, provides the fund to Sangin Beg, because he's a Khatib, he's a known Khatib at that time. And this is a painstaking job. He has to go to every monument. There are about 60 monuments जिसके inscriptions हैं. एक 2-3 monuments सोनीपत के भी हैं, which I found surprising, which is not in Sarul Manazil और नहीं, इसमें भी हैं. आप आखिर में देखिए. ठीक है. और तो ये होता है. और देयर इज नो एविडेंस कि हफीजुद्दीन, अब नाम उनका है, खातिब का नाम संगीन बेग है, तो मोस्ट प्रोबेबली चलिए हम मान लेते हैं वो. अब 1818 में क्या होता है कि मेटकाफ गोज बैक टू कैलकाटा. ही इज देन अपॉइंटेड टू हैदराबाद, बट Hafizuddin then leaves his job with Metcalfe. We don't know why, but most probably he wanted to live in Calcutta, wanted to do his writing and poetry and all that. But it was a very well-paying job. But after Metcalfe goes to Hyderabad, there are accusations against Hafizuddin that he had embezzled about 8 lakh rupees at that time. And there are accusations against 8 lakh rupees. Against 2 more people in Metcalfe's employ. एक खिदमतकार है जो एक घोड़ा बेच दिया है Metcalfe का दिल्ली में. But Metcalfe in 1829 में, when he is expecting कि गवर्नर जनरल बन जाएगा, तब ही उसके खिलाफ बहुत सारे एक्यूजेशंस होते हैं. तो ही राइट्स अ मिनट जिसमें ये तीनों अपने एम्प्लॉयज को डिफेंड, 3 एम्प्लॉयज के खिलाफ जो एक्यूजेशंस है उसमें डिफेंड करने के लिए उसने मिनट लिखता है. तो 2 एम्प्लॉयज को बोलता है कि हाँ ये तो करप्ट हैं, इनका ठीक है. बट हफीजुद्दीन को ही डिफेंड्स, बिकॉज ही हैज चेक्ड विथ हिज आफ्टरवर्ड्स, जो इसके जो वो थे, उसे चेक कराया था कि ये क्या सच है या नहीं है. तो वो उन्होंने बोला कि हफीजुद्दीन करप्ट नहीं है. सो वंस after Hyderabad and other appointments, he goes back to Calcutta and he keeps Hafizuddin on a pension, although he doesn't work with him. And इस period में Hilaluddin is also alive and he is also on a pension of Metcalfe. तो ये कहानी है. अब ये manuscript 1817 की है. Metcalfe dies in 1846. Sir Sayyid's book comes out in 1847.
I don't think this manuscript was seen by Sir Syed. Almost surely. Because, but when Metcalfe is a resident, he gets a lot of requests for, different things. There's a guy, Richard Jenkins, he asked कि बाबरनामा का मुझे manuscript चाहिए. दिल्ली में नहीं मिलता है तो लाहौर से ढूंढवा के उनको भेजते हैं. There are other kinds of requests. So there are a lot of these kind of things. Lady Nugent comes to Delhi in 1812, and Metcalfe, along with the family of Nugents, the commander-in-chief, he takes them around Qutub Minar and Hauz Shamsi and shows them. तो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, and he also writes in his diary कि I am very tired, इस तरह के काम मुझे करना नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, मॉन्यूमेंट दिखा रहे हैं. तो most probably he may have gifted this manuscript to somebody else. But what we know after 1817 is that this manuscript arrives in British Library in 1893. इस मैन्यूस्क्रिप्ट के आखिरी में एक वो लिखा हुआ है, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी से मैंने पूछा कि कहाँ आया, तो किसी ने इसको बहुत कम दाम में बेचा था 1892 के एंड में, और 1893 में ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में आ जाता है. उस बीच में ये कहाँ रहता है हमें नहीं पता है. रही इसका नहीं, नुस्खा बर्लिन सैरल मनाजिल का है, तो वो फर्स्ट नुस्खा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट कैन बी डेटेड टू 1821. तो संगीन बेग वो अपने फायदे के लिए वो अलग अलग लोगों को, जो उनको, फ्रेजर वाज एक्सपेक्टिंग वो रेसिडेंट बन जाएगा उस जमाने में, बट वो बनता नहीं है अंटिल मच लेटर. तो और भी कई बातें हैं, बट आई थिंक आई शुड एंड दिस हियर. Yeah, thank you very much, Nikhil. So now we have, yeah, please. One thing about Sir Syed, which is related to this, and I think it's worth knowing. Sir Syed has an interest in monuments from a fairly early period. There is the foundation of the Delhi Archaeological Society. And that is, it's an amazing thing. I mean, we think of the Archaeological Survey of India as the first kind of state sponsored body which examines buildings, etc. But it's actually the Delhi Archaeological Society, which does excavation work, which does conservation work, which does the study of a lot of buildings. And there are two people who are very active in this, who have a special interest in Delhi's monuments, because it has members from all over North India. But the two people, one is Sir Syed, who is in fact incorporated into this was meant to be a European society type of thing, but they decide that you need Indians because they are the ones who know all this stuff. So Sir Syed comes in. One of the early people is Ziauddin Ahmad Khan, who's of Loharu. He has a lot of interest as well as knowledge. He's the one who actually identifies all the historic cities of Delhi, for instance. But Sir Syed's contribution is a lot, because he writes a paper on the Jantar Mantar. He writes a paper on the Qutub Minar. He also actually is the first to make one particular profound, shall we say, proposition, which archaeologists still use, which is that by looking at a brick, the size and shape of the brick, you can compare sites and know which dates from which period. So those kind of things. So he has an interest in this thing. So we should look at Asarus Sanadi as part of his interest, particularly in the 40s, when this society also gets established, and he starts getting involved in it. But of course, as a formal member, he's only inducted a little later in the early 50s. Thank you. So I have a few questions, but I don't think that I should ask first. So the floor is open for questions. मेरा सवाल है या टिप्पणी जो भी कहें, मुझे इस बात से थोड़ी सी, मतलब मैं इस बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ कि इतनी ज़्यादा, मतलब ये ओरिजिनलिटी को ले किसने पहले लिखा, किसने किससे चुराया, ये बहुत ही मॉडर्न आधुनिकतावादी 20th सेंचुरी नोशन है ना. फ्री बोरोइंग जो है वो बहुत आम फाहम चीज़ थी,
कि सर सैयद ने एक्नॉलेज क्यों नहीं किया, ये हमारा सवाल है, उनका सवाल नहीं था। वो जो पहले हफीजुद्दीन साहब को भी बुरा नहीं लगता अगर लगा होगा जब अगर उन्होंने लिखा होगा और एक्नॉलेज नहीं किया होगा। The point I'm trying to say is this entire idea about copyright and piracy, ये इसके पीछे है, इस तरह के सवालों के पीछे जो ए हिस्टोरिकल सवाल है, बस। थैंक यू। सो वी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, कहाँ से लिया गया है, इस सरका क्या है और तवारुद क्या है। यानी किसी चीज को आपने किसी से लिया है और कोई चीज है कि ख्याल जो आपको और आपको दोनों को एक साथ आ गया है। तो वो शायरी में बहस है। फारूकी साहब ने इसमें बहुत लिखा है कि ये सब जो कहते हैं ये यहाँ से लिया वहां से लिया, ये सब रिपीट किया, ये सब वो नहीं, जैसे आप कह रहे हैं वो भी नहीं मानते हैं क्लासिकल शायरी के हिसाब से। लेकिन जहां तक इन टेक्स्ट का सवाल है ना, जो आप एक मॉडर्न तरह की चीज में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसमें सवालात इसी तरह के आएंगे जो मॉडर्न जमाने के सवालात हैं। तो अगर सर सैयद ने इस तरह की कोई किताब लिखी है और उसी तरह की किताब जो पहली बार हुई है, उसी वही मॉन्यूमेंट्स वही इंस्क्रिप्शंस हैं जो उन्होंने लिए हैं, तो वो सर सैयद बाकी और चीज़ों को एक्नॉलेज अगर करते हैं तो इसको भी एक्नॉलेज कर सकते थे। तो ये इतना कोई ये बात नहीं है कि मतलब जैसे कोई टेक्स्ट लिखता है तो लिखता है कि भाई फलाने मुअर्रिख ने भी इसकी बात की है, तो इतना कोई सोर्सेज का बयान करना कोई इतना यूनिक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, सोर्सेज का तस्करा करना। अब एग्जैक्ट उसमें ये जो आप बात करें वो ओरिजिनलिटी, कॉपीराइट, पायरेसी का सवाल नहीं है। आप जिन जराए से लेके चल रहे हैं उन जराए का बयान पहले भी होता था, ये कोई बहुत नई बात नहीं है जहां तक मुझे लगता है। So can we Yeah, of course. देखिए, मुझे तो लगता है कि सर सैयद ने जो कुछ भी लिखा आसार सनादिद जाहिर है कि बेहतरीन किताब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि उर्दू ज़बान में ख़ास तौर से और इस पैटर्न की जो हिस्ट्री लिखी गई उसको लिखने वाले पहले शख्स सर सैयद थे, तो हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि जब हिंदुस्तान में इस तरीके का कोई रिवाज नहीं था, तो ये ख्याल और तारीख को इस तरीके से बरतने का जो अंदाज है, जिस सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने सोचा, जैसे उन्होंने डिवाइड किया है चैप्टर्स को, मॉन्यूमेंट्स को, ख़ास तौर से दिल्ली को, तो वो यकबारगी तो नहीं आया होगा उनके सामने, कोई पुराने नुस्खे रहे होंगे, पुराना सिलसिला रहा होगा जिससे उन्होंने इस्तेफादा किया। तो हमारी कोशिश यही थी और अभी भी बात करने में बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि उस, जैसा कि अभी फारूकी साहब ने भी कहा कि उस कोशिश और इस इस्तेफादे को आपको एक्नॉलेज करना था। और उसका एक सबब ये है क्योंकि जब वो आसार सनादीद के फर्स्ट एडिशन के बारे में बात करते हैं सर सैयद खुद, तो वो अपने जो उनके ऑटोबायोग्राफर थे यानी कि हाली, उनसे ये कहते हैं कि इसका फर्स्ट एडिशन सहबाई ने लिखा था। तो जब वो अपनी इतनी अहम किताब के फर्स्ट एडिशन का डेडिकेट कर सकते हैं सहबाई को, तो वो इस किताब में हफीजुद्दीन अहमद के बारे में भी वो बात कर सकते थे, या ये कि वो उनको ये ख्याल इनसे मिला। क्योंकि इस बात को कहने वाले बहुत सारे लोग थे। गिलक्रिस्ट ये कह रहे थे कि ये किताब मैंने लिखवाई थी, किसी और ने, उस वक्त दिल्ली में एक शख्स थे थॉमस समथिंग, आप नाम आपके जहन में होगा, जिनको आर्काइव से बहुत दिलचस्पी थी, सर सैयद से उनके बहुत रवाबित थे। तो सर सैयद उनके साथ काम करते थे, उन्होंने कहा था कि मैंने सर सैयद को मशवरा दिया था। तो बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाह रहे थे और सर सैयद ने इसका क्रेडिट किसे दिया, बस सारा मसला और सारी बहस इस पे। सो हाँ, एक जो महमूद ने बात कही है कि what we need to do is we have to compare each of the texts to see किसने कौन से what are the inscriptions that have been taken. एक जो चीज जो कि बहुत ऑब्वियस सी है और हम लोग को रिकग्नाइज करना चाहिए कि जो कॉमनैलिटी हम इन तीनों टेक्स्ट में देख रहे हैं, वो कॉमनैलिटी जिसकी बात हो रही है वो है इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस इन थियोरी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज सो, बट इन थियोरी द इंस्क्रिप्शंस आर देयर फॉर एवरीबॉडी टू रीड। अगर हम चाहें तो जाके इंडिपेंडेंटली हम लोग जाके उसको देखा जा सकता है। सो दैट इज, चाहे वो हफीजुद्दीन, if it is indeed Hafizuddin who is writing that, whoever is the compiler of these,
it is possible that there is a first compiler and then that keeps getting circulated and nobody thinks, because, and ये हो सकता है कि if it is circulating and it is getting copied, nobody thinks of this as an original composition because it is copied. It's a copy of an inscription that is on a building. So nobody thinks of it as an sort of a, shall we say, a new work that needs to be connected to an author as such. उसमें मसला वो नहीं है, तो मसला ये कि हाल ही ने जो सर सैयद का लिखा हाँ, वो इतनी मेहनत की और ये चढ़े और हाँ, 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 और हाँ, पूरा वो बनाया हाँ, आप हाँ, में मतलब बात दे रहा हाँ, हूँ सर सैयद को पूछने पे चढ़ी या जान जोगों में नहीं डाली या अच्छा, उसके बारे में भी हाँ कबूतर ने आँख उसके तरह से वो फसलों से गुजरे yeah but no, I'm just saying that this is one aspect of it, is that if it is not being acknowledged, that would be one thing behind it. As far as mera you can see one difference between Sir Sayyid's, from the inscriptions point of view, between Sir Sayyid's first edition and the second edition, which are two very different editions. जो अर्ली एडिशन है उसमें इंस्क्रिप्शंस कम हैं, और ये जो मेहनत वाली बात है ना, कुतुब मीनार के उसमें से लटकना और ये वो सब आपको सेकेंड एडिशन में मिलेगा, क्योंकि सेकेंड एडिशन में he actually has copied the inscriptions on the sides of the Qutub Minar. That doesn't come either in Sairul Manazil, and as far as I know, it is not there in Hafizuddin, though I have not looked at it very carefully, but I couldn't find it. So जो Qutub Minar के ऊपर जो inscriptions है ना, on the 5 levels of Qutub Minar, so that kind of thing, or sort of, as I said, writing them in that fashion. So it's we collect a set of questions and then one by one Question of Asarus Sanadid. Sir Sayyid does provide around 29 or 30 references of books. सर सैयद के आसार सनादीद का अंग्रेजी तर्जुमा हाल में कुछ साल पहले आया है, जिसका रिव्यू, अब तर्जुमा पढ़े ना पढ़े, उसका रिव्यू निखिल कुमार ने किया था, वो जरूर आप लोग देख लीजिए। कहाँ तुमने छापा था रिव्यू उसका? द बुक रिव्यू। क्वेश्चंस, कमेंट्स? आप कुछ कह रहे थे और ले लेते। ओके, नहीं, मैं सिर्फ ये नॉट हिस्टोरियन बट आई लव हिस्ट्री, तो उसमें सिर्फ 2 चीज़ें जो मुझे लग रही हैं वो ये डिबेट इंटरेस्टिंग है सोर्स वाली। सोर्स की अपनी हिस्ट्री होती है, तो उसकी हिस्ट्री पर हम बात कर रहे हैं, तो एक सोर्स कैसे बाद में इंटरप्रेट हुआ, उसके कंक्लूजन्स क्या थे, मुझे लगता है कि वो अहम सवाल है। आपके जो ऐसे है उसमें वो सवाल पर हम लोग आए, लेकिन उसमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। सिर्फ कंपैरिजन नहीं, इंस्क्रिप्शंस का कंपैरिजन नहीं, हमें उस सोर्स से निकला क्या। जैसे जो 1854 वाला एडिशन है, जो टेबुलेशन है, टेबल बनाया, अब टेबल बनाकर आप क्लासीफाई कर, जो क्लासिफिकेटरी एक्सरसाइज है, जिसमें आप कह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, जो मॉन्यूमेंट की नेमिंग है, वो मेरे लिए एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट ज़्यादा क्रूशल है उस पूरे दौर को समझने के लिए कि आखिर मॉन्यूमेंट्स का मजहब हमने तय करना शुरू कर दिया। तो उस मजहबियत के लिए अब यहीं पर जो दूसरा पॉइंट है, और इसको मैं कहता हूँ मॉन्यूमेंटलाइजेशन। आपके पास में एक तारीखी इमारत है, और तारीखी इमारत का मॉन्यूमेंट्स बनना एक अपने आप में एक दिलचस्प ट्रेजेक्ट्री है। तो वो ट्रेजेक्ट्री की शुरुआत जो आप कह रही हैं सोसाइटी से, और सोसाइटी में सर सैयद आते हैं, तो सर सैयद का जो आउटकम है, वो आउटकम हमें असरार सनादीद में दिखाई देता है 1854 एडिशन में, या 1891 में एक और जो उसका एडिशन आता है, उसमें और एलोबरेट तरीके से वो नजर आता है। एक चीज ये। दूसरी बात ये कि जैसे ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनता है और वो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स को दोबारा देखना शुरू करता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो एम्फेसिस है, चाहे वो हफीजुद्दीन अहमद का हो, सर सैयद का हो, वो इंस्क्रिप्शन पर है।
लेकिन जो कॉलोनियल तरीका है हिंदुस्तान की इमारतों को देखने का, वो उनकी नपाई और पैमाइश का है। तो ये थोड़ा दिलचस्प होगा कि इसको देखा जाए कि पैमाइश किस नज़र से की जाती है। पार्थो मित्रा का जो बहुत क्लासिकल एक किताब है उनकी, मच ब्लाइंड मॉन्स्टर्स, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट ये है कि हम बहुत जल्दी रिड्यूस कर देते हैं कॉलोनियल प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में। बट ही मेक्स दिस आर्ग्यूमेंट दैट colonialism was, they were trained in their own universe. Their knowledge system was different, so they came out with the European eye look at it, और तो उसमें the idea of measurement would become very important for them. For us, the idea of inscription was central. So the contest between पैमाइश और inscription, वो बहुत important होगा इस तरह की डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो I think the process of monumentalization and the sources by which an historic building gets converted into monument, I think that's something which personally I would be more interested in. एक्चुअली स्वप्ना जो बात इस पे इशारा कर रही थी कि उनकी जो इंटरेस्ट था कि वो पब्लिक लैंड है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वक्फ है, उसको किस तरह से हम तसर्रुफ में लाएं, उसको क्या इस्तेमाल करें। क्योंकि 18वीं सेंचुरी तक जिनको आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल उसी से लिंक्ड है कि ये मॉन्यूमेंटलाइजेशन नहीं था, इन बहुत सी इमारतें इनहैबिटेड थी, हाँ। लोग रहते थे यहाँ पे इन इमारतों में। फिरोजशाह कोटला में तो जैसा इसी उर्दू अदब के शुमारे में लिखा है, उसी जिसमें मीर का शुमारा जिसमें इनका तर्जुमा है, उसमें शरीफ हुसैन कासमी साहब ने लिखा है मीर के दहली के बारे में बहुत, कि वो कोटला में ही ख्वाजा बाकी बिल्ला रहते थे पहले, जिनसे शेख अहमद सरहिंदी गए थे बैयत करने। फिर वहाँ क्या नाम है, मीर के ज़माने में शाह वलीउल्लाह वहीं रहते थे कोटला, शाह फिरोजशाह कोटला में। मीर जब दिल्ली वापस आए तो अपने ख़ानदान को अरब की सराय में ठहराया उन्होंने। तो ये सारी जगहें या तुगलकाबाद का किला था। तो मतलब ऐसा जो है तारीख़ी इमारत को तारीख़ी तौर पर खाली करके प्रिजर्व करना और उसकी पैमाइश करना, ये सब एक्सरसाइजेस बाद में आई। बिल्कुल सही बात आप अभी कह रहे थे। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि दिल्ली आर्काइव में सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के नाम से उर्दू में लिखा हुआ एक मैन्युस्क्रिप्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो रजिस्टर वगैरह हुआ करते थे पहले ज़माने पे, तो उस तरीके से बड़े से साइज का एक रजिस्टर है। और उसमें जो दिल्ली की इमारतें हैं, कुछ खास इमारतों के बारे में डिटेल्स हैं, और उनमें रेफरेंस के तौर पर नाम इस्तेमाल किया गया है सर सैयद अहमद खां के आसार सनादीद का। तो एक ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आसार सनादीद क्या इसी तरीके की किसी काम के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वो एक सरकारी रेफरेंस बन रहा है एक रजिस्टर के लिए कि सर सैयद अहमद खान ने उसमें ये पैमाइश लिखी है, इसके बारे में ये डिटेल बताई है, और अब इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए या नहीं। ये एक डॉक्यूमेंट बहुत अहम है, मुझे लगता है कि उसको भी देखने की ज़रूरत है। और वो फर्स्ट एडिशन से पहले का है, यानी कि 1852 के आसपास का वो रजिस्टर है जो मौजूद है। ये सवाल भी मुझे लगता है कि अलग इसको डायरेक्शन मिल सकती है कि सर सैयद अहमद खान ने आसार सनादीद क्यों लिखी, और दूसरे एडिशन में जो ने चेंजेस किए तो उसका इस्तेमाल तो बाकायदा एक रेफरेंस के तौर पर किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के जरिए। बस मुझे ये पॉइंट ऐड करना था। आप कुछ पूछें? दिल्ली में प्रोडक्शन ऑफ कम्युनल स्पेस पर है, मतलब जो कास्ट डिवाइडेड इलाके थे उनको किस तरह से एक मजहबी नाम कॉलोनियल जो भी पॉलिसीज थी वो उनके ज़रिए मिला। तो उसमें जो थोड़ा बहुत मैंने उस पर काम किया है, उसमें ये 1803 के बाद जब दिल्ली सिस्टम आया और उसके बाद लगातार एक पेटिशनिंग का सिलसिला, खास करके अगर हम समाजी उसमें देखें जिसमें गोश्त एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाता है, गोकशी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है, और वहाँ पर उन चीज़ों को में हम ये देख रहे हैं कि समाज में एक ऑलरेडी वो एक हिंदू मुसलमान वाला एक डिस्कोर्स बन रहा है। तो उसके बाद उस जर्नी में जब असराउ सरादीन जैसी किताब आती है और उसमें फिर वही एक तरह से जैसे तुमने अभी बताया कि वो ऑफिशियल एक किताब है, और उसमें वो जो ऑफिशियलाइजेशन ऑफ दोज कैटेगरीज है, हिंदू और मुसलमान को उस तरह से दर्ज करना, न सिर्फ शख्सियतों के तौर पर बल्कि इमारतों के तौर पर भी, तो मतलब उसका जो कनेक्शन है उस पूरे प्रोसेस में, तो उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि उस पर आप क्या कहेंगे।
Oh, sorry. Congratulations, Mahmood, and all of you. I'm sorry, मुझे इसके बारे में कुछ कहना है कि नहीं, मैं सोच रही हूँ because I'm not, you know, I know that this is what you are saying is beginning to, there is some sort of, first of all, when you look at Shahjahanabad, there is no you know, hard and fast separation. There's not, it's not there. I mean, you know, people live in a very mixed mixed land use जिसको कहेंगे in fact हर तरीके से mixed, और थोड़ा सा there is some appreciation of यहाँ इस इलाके में you know, there are more Hindus, so there should be some restriction on whether you can you know, what you can do and what you cannot do. So there is some appreciation of यहाँ पे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, और and of course that becomes to solidify your work is the most you know, you will be able to do this much better. But I think is one thing that is there, if you look at Sairul Manazil is it's a textual map of Delhi. You know, the way Sir Sayyid does it to some extent in, you know, he talks about Bazaar north of you know, north of Jama Masjid, or Bazaar south of Jama Masjid, us tarah se wo likhte hain. But all of the structure of Sairul Manazil is about क्या, कौन सी सड़कों पे क्या मोहल्ले हैं और उनका, और वहाँ कौन रहता है. And that's a great kind of like study of the whole mohallas, etc. But I mean, you can, his categories are not Hindu Muslim. You can see, I mean, he's talking about यहाँ पे ये रहते हैं जो ये, you know, they are occupational categories and stuff like that. Similarly, Sir Sayyid also, when he talks about areas, I don't think Hafizuddin describes places. No, he just compiles the inscriptions. But only, yeah. He only talks about buildings, right? So, yeah, I mean, your work will be very interesting. I would love to see it. नहीं, बेसिकली सवाल जो आप की तरफ बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमानों का मुल्क है. ये जो डिस्क्रिप्शन है हिंदुस्तान का, ये कहाँ से, इसकी क्या ये किसकी इसकी क्या जीनियोलॉजी है और ये कहाँ से आ रहा है. 1857 में बार बार इस बात का प्रोक्लेमेशन हो रहा है, मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, हिंदू मुसलमान, इंडिया इज अ लैंड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो ये प्रोपोजिशन कहाँ से, इसकी क्या जीनियोलॉजी है? क्योंकि हम मुगल आर्केडिया जिसे अगर नाम दिया जाए, या हम हाई मुगल इमेजिनेशन में जहांगीर और शाहजहां के अहद में क्या हिंदुस्तान को इस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है? नहीं, इस तरह से शायद नहीं डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्योंकि उस जमाने में इतनी शायद ये कि एक तरह की इसमें एक एंजाइटी भी झलकती है कि भाई मुसलमान कहीं पीछे ना रह जाए. ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी मुल्क है, हिंदू और मुसलमानों का साथ में मुल्क है. लेकिन ये कि हिंदुस्तान का जो बयान है, हिंदुस्तान की जो तारीफ है, वो तारीफ इस जमाने में आके 1830s से जो है वो जोर पकड़ती है. और इस जोर पकड़ने में अंग्रेजों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका क्या रोल है कि हम मतलब ये, क्योंकि अंग्रेज या तो 18th सेंचुरी तक हम देखते हैं तो भाई उनके जहन में तो हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, ठीक है, और जिस तारीख को वो पढ़ा रहे हैं हमें, वो जिस तारीख को हम पढ़ रहे हैं थ्रू द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, वो वही तारीख है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है. अब उसमें कुछ लोग ये कह रहे नहीं, हिंदुस्तान हिंदुओं का ही नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों का मुल्क है. और उसमें 1857 की बगावत का बड़ा एक की रोल है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं. और ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई होना भी जो है वो उसके बाद से ही शायद शुरू होता है और जोर पकड़ना. तो ये सवाल है, लेकिन इसका मतलब कोई मोमेंट मैं तो नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं है. और लेकिन 1857 की बगावत में खास तौर से दिल्ली में तो ये बड़ा क्लियर कॉन्शियसनेस है कि भाई हिंदू मुसलमान दोनों हैं, और मतलब एक तरह से अब हिंदुओं को हाई टेबल पे जगह देनी है यहाँ दिल्ली की अंडरस्टैंडिंग में. और दूसरी तरफ ये भी है कि भाई ये मुसलमानों का भी मुल्क है, क्योंकि ये कि द आइडिया दैट इंडिया इज, एंड वी आर इन दैट मोमेंट अगेन, कि भाई इंडिया इज अ लैंड, हिंदुओं का मुल्क है, और उसमें कुछ बाहर से लोग आए हैं तो उनकी क्या मुकाम है, क्या जगह होनी है. तो वो सवाल है. मुझे लगता है कि अब दो उस्तादों ने अपनी बात कह दी है, तो मैं तो मजीद इजाफा बिल्कुल नहीं कर सकती. लेकिन मेरा एक सवाल है बस स्वप्ना मैम आपसे, कि
इस नुस्खे के बारे में जब सैरुल मनाजिल का ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, तो जाहिर है कि अब तो ये बहुत मौजूद, आई मीन ये नहीं, लेकिन सैरुल मनाजिल तो लोगों के एक्सेस में थी और मौजूद रही है, और इसका भी जिक्र हुआ है। कासमी साहब ने तो कम से कम ये कहा था कि एक नुस्खा है जो ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है, तो उसको एक्सेस करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, खास तौर से जब ये बता रहा है कि वो जो ब्रिटिश म्यूजियम में नुस्खा है वो वही है, ऐसे ही शुरू होता है जैसे संगीन बेग का नुस्खा शुरू होता है। उस पर किसी ने काम करने की कोशिश नहीं की। और मुझे लगता है कि फारूकी साहब ने भी जो तलाश किया, तो वो कासमी साहब के रेफरेंस से ही तलाश किया। कासमी साहब ने जब संगीन बेग का तर्जुमा किया था, सॉरी, सैरुल मनाजिल का, तो उसमें नीचे उन्होंने हाशिए में दिया था कि एक नुस्खा मैंने देखा है जो ब्रिटिश म्यूजियम में है, और वो भी इसी तरीके से है जैसे सैरुल मनाजिल है। मैं थोड़ा सा उस पर वापस एक बार और जाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो बयान है, डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की है, वो सेलिब्रेटेड है। अमीर खुसरो में भी है, वो अबुल फजल में भी है, वो अभी फैजी पे मैं एक मजमून पढ़ रहा था उसमें भी है, 17वीं सेंचुरी में भी है। तरह तरह की यहाँ पे भांत भांत की बोलियां, भांत भांत के लोग, भांत भांत की मौसम, भांत भांत की चीजें, भांत भांत की चीजों का बयान बहुत है। वो भांत भांत की चीजें जब एक तरह से हिंदू मुस्लिम पे आके सिमट रही हैं कि ये हिंदू और मुसलमानों का मुल्क है, तो उसमें दरअसल क्या हो रहा है, मुझे लगता है अंडरहैंड तौर पे और जो बहुत भांत भांत की चीजें हैं, एक तो वो सरका दी जा रही हैं, और उनको सरकाने की वजह से जब अगर ये जहां समझ रहा है आके हिंदू और मुसलमान का मुल्क है, फिर ये बात, फिर इसमें लाजमी तौर पर बात मेजोरिटी माइनॉरिटी पे आ जाती। तो हिंदू मुसलमान भाई भाई और हिंदू मुसलमान का मुल्क हिंदुस्तान ही, ये अपने आप में इतना, जिसको कहना चाहिए कि ये गैर जरर नहीं है सवाल, ये तो इसके भी अपने नुकसानात और बड़े इसके वो हैं। I think Sadaf, you raise a very important point कि इसके ऊपर लोगों ने किया क्यों नहीं, because मुझे लगता है कि किसी ने इसके ऊपर at least I don't know how much Kasmi Saab also has brought out 2 editions of this, और उन्हीं ने कम से कम 2 उसके versions देखे, but so it has not been studied. It has not been studied. I think one thing that I really need to make one important point over here, and that point is not about whether it is Sairul Manazil or it is the this work by Hafizuddin, but the question is of access. Do we as Indian scholars sitting in this country, first of all, have we got separated from a very important historical language in which many of our historical works were written? फारसी. कितने लोग हैं जो आज फारसी पढ़ के उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं? That is a big if, right? How many are left who can access those languages and study those documents? So that is one simple thing. How many of us have read Sairul Manazil in the original? I annotated a translation by somebody. I consulted only Kasmi Saab's first translation, right? So I had nothing else to. I had no way of looking at the original. So एक तो ये है कि हम लोग के पास फारसी नहीं है. Secondly, we don't have access to many of these materials. अब ब्रिटिश लाइब्रेरी कितने लोग जाके उसको उठा के और देखेंगे? How many of us can access the manuscripts that are sitting in the British Library? That is the question also. So Thank you very much. कि अब आपकी बारी. नहीं मैं आधा घंटा आपके पास. मैं शर्मिंदा हूं मगर मैं इस नुस्खे में या इस किताब में ऐसे ही आ गया, जैसे जहाँ जिस मकान में मैं रहता हूँ, मैंने वहाँ एक मकान लिया और पहले एमसीडी वाले उसको बनाते हैं, फिर कोई साहब उसको तुड़वाने आ जाती हैं, तो ऐसे ही इसके बीच में मैं आ गया. वो जहाँ पहले टूट रही थी वो बिल्डिंग. तो बहरहाल मेरी तो बड़ी छोटी सी बात है कि मैं सैरुल मनाजिल हम छाप रहे थे, तो मैं उसका प्रूफ पढ़ रहा था
तो एक छोटा सा उसमें हाशिया था, और बाद में मुझे ये हुआ कि ये अहम चीज इन लोगों ने सैरुल मनाजिल पे काम किया है। छोटी सी चीज है, इसका छूटना आसान था, तो वो कुछ समझ में मुझे भी नहीं आया, मगर उसमें एक जिक्र था, बहुत छोटा सा फुटनोट है, ये एक नुस्खा है। तो मैं कासमी साहब के पास गया पूछने, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के कैटलॉग में है। तो मुझे पता था कि वो तो ऑनलाइन चीज़ें मौजूद हैं, मगर तो मैंने पूछा कि आपने कहाँ देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ब्रिटिश काउंसिल का कैटलॉग होता है, और ब्रिटिश काउंसिल में भी होता है, और मैं वहाँ से किताबें मंगाता रहता हूँ, मगर अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ तो मैं इसको मंगा नहीं सका। तो मैं उसके पीछे मुझे लगा कि तो मंगा के देखना चाहिए। तो खैर वो मैंने मंगाया, मगर जहाँ मैं चौंका वो पहले तो यही था कि जब उस पर संगीन बेग का नाम लिखा था, तो पहली तो चौंकने की बात यही थी। दूसरे, चूंकि हमने संजीदगी से सैरुल मनाजिल को पढ़ा था, आपके तर्जुमे को पढ़ा था, तो ये ख्याल बहरहाल जहन में आता रहा कि हफीजुद्दीन अहमद को तो छोड़ दीजिए, सैरुल मनाजिल का मखतूता तो सबने देखा है, इरफान साहब ने भी देखा है, उन्होंने भी बहुत आहिस्ता से एक जगह एक फुटनोट में उसका जिक्र किया है। और मैं सारी अकीदत के बावजूद ये मानने मुझे बहुत तकल्लुफ होगा कि इरफान साहब सैनुल मनाजिल के मखतूते से वाकिफ नहीं थे। नूरुल हसन साहब ने भी देखा है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जो उनका पेपर है उसमें उन्होंने जिक्र किया है। तो ये सैरुल मनाजिल वो आप इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये कैसे इतनी किताब इग्नोर होती रही कि 1981 में वो उर्दू में भी छप गई, और उसके बाद जब आपने 2 ट्रांसलेशंस किए, एक आपने एक शमा मित्र चिनोय ने, तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई ये अहम किताब है। तो मुझे नहीं लगता कि एमएओ कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने से पहले। कि एमएओ कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट बनने से लेके अब तक, जब वो सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ हिस्ट्री और समथिंग वो होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, और फिर वो कहते हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं और हम आपसे छीन लेंगे, और वो फिर मिल जाता है। तो इतने सारे लोग सैरुल मनाजिल को क्यों इग्नोर करते रहे? ये बहरहाल इस सवाल ने मुझे परेशान किया। नईम साहब का जो मशहूर मजमून है उसको मैंने देखा, जिसमें वो बड़े एतमाद से कहते हैं कि वो ये तो नहीं कहते हैं कि पहला जो आसारुस सनादीद का जो पहला एडिशन है वो सहबाई का लिखा हुआ है, मगर वो बड़े एतमाद से और बहुत सारे एविडेंसेस के साथ ये कहते हैं कि ये 18 महीने में ये किताब तैयार हुई। अब निखिल कुमार कुछ भी कहें, मगर मुझे इसमें बहुत तकल्लुफ है ये मानने में कि 18 महीने में ये मतलब अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट है, ये उन्हीं का बयान है। 18 महीने में इतने सारे ये इंस्क्रिप्शंस जमा भी हो गए, किताब भी लिख गई, और वो किताब उसके बाद आ भी गई। उसी मजमून में नईम साहब इस मखतूते का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में, मैं मतलब बहुत डरता हूँ, मुसलमानों के मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ अलीगढ़ के बहुत लोग हैं, तो मेरे घर में पत्थर भी पड़ सकते हैं। तो मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सबको पता है कि ये बिल्कुल बकवास चीज है, ये नुस्खा, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। निखिल कुमार सही कह रहे हैं, आप इसे देखते क्यों नहीं है? आप छोटी से छोटी चीजें देखते हैं, आप इसे देखते क्यों नहीं है? आप सैरुल मनाजिल को क्यों नहीं देखते हैं? आप एक साहब है दिल्ली में जिन्होंने अलीगढ़ से पीएचडी किया है, तो मैंने उनसे पूछा कि वो इससे पहले जब तक ये मुझे नहीं मिला था, मैंने कहा आपने सैरुल मनाजिल? नहीं नहीं ऐसे ही है। मैंने कहा वाकया? अरे कहने लगे छोड़िए ना, आसारुस सनादीद पे काम कीजिए। मैंने कहा आपने किस पे किया? कहने लगे आसारुस सनादीद पे। तो अगर भाई किसी किताब को मुकद्दस किताब बनाना है, तो जाहिर है कि मुझे उसमें क्या एतराज हो सकता है? तो आसारुस सनादीद को आप मुकद्दस किताब बनाइए,
मुझे ये काम करना था कि एक चीज मिल गई और बाकी तो इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस यहाँ मौजूद हैं, ये उसको देखें कि वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं। मगर ये 2-3 सवाल हैं कि ये अगर सहबाई ने भी नहीं देखा था निखिल कुमार के मुताबिक, तो 18 महीने में सहबाई ने भी कैसे आसारुस्सनादीद लिख दी। और संगीन बेग देख जी संगीन बेग देख संगीन बेग देख लिया होगा को देखने की जरूरत नहीं। तो ये बहरहाल मुझे लगता है कि एक कैंपेन थी। और बहरहाल आखिरी बात जो बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट है वो ये कि ये बिल्कुल तय है कि मैं अगर अंजुमन में नहीं होता तो मैं इस नुस्खे को न तो छाप सकता था, न छापने के बाद मैं सरवाइव कर सकता था। इसको छापने के बाद सरवाइव करना मुझे जितना मुश्किल हुआ है उसका मुझे ही अंदाजा है। तो बहरहाल अब चीजें सामने आ गई हैं और इस पर रिसर्च होगी। और हिलाल भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये महफिल सजाई। फारूक के साहब का शुक्रिया, स्वप्ना जी का शुक्रिया। मैंने तो एक किताब का इंतसाब भी इनके नाम किया है। वजह तो ताकि जी, अगर जी। कुछ हो तो आपके साथ ये भी पकड़ी जाए। ये तो आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो इसी के साथ हम अभी तक बिना राष्ट्रीय गान के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।